ठीक है। तो नोमेनक्लेचर हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, किनका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? नोमेनक्लेचर के बाद में हम लोग आ गए हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसमें हम लोग आ गए हैं आपकी समावयवता। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म देखते हैं कौन कौन से टाइप की हैं। फटाफट आप लोग कॉपी पेन लेके फटाफट लिखते चले जाइए जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। कहीं भी नहीं समझ में आता है तो फटाफट मुझे बता दीजिए। ओके, तो सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म आप लोग जानते हो बेसिक दो टाइप होते हैं आइसोमेरिज्म के। एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो केसेस हैं उनमें स्ट्रक्चरल के कुछ हम लोग टाइप देखेंगे, है ना। वो कौन कौन से टाइप हैं फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम लोग देखेंगे फटाफट लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, ठीक है, आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम आपका देखेंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म। ओके, और एक और देख लेंगे आप लोग कहोगे तो वो है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। लिखते जाओ भाई, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ओके, इसके साथ ही है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो आप लोग जानते हो बेसिक दो टाइप का होता है। ठीक है ना, लिखते जाओ। एक तो होता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, एक होता है आपका जियोमेट्रिकल। ओके, तो ये जो ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल है इनकी भी हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर वाइज, है ना। तो इन दोनों के लिए हम लोग कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे? हम लोग लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये दोनों लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप जानते हो दो तरह की स्ट्रक्चर बता के गए हैं वर्नर। ठीक है, एक तो हो सकती है टेट्राहेड्रल और एक हो सकती है स्क्वायर प्लेनर। ओके, ये इतनी बात हो गई। 6 में तो एक ही टाइप की है, ऑक्टाहेड्रल। ओके, ठीक है, तो ये सारी हम लोग बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म की, है ना। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट ले लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे स्टीरियो। ओके, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हेडिंग लगा दीजिए नंबर 1। कौन सा है भाई नंबर 1? हमने कौन सा लिखा है फटाफट बताइए। जिन्होंने लिखा है वो बता देंगे, जिन्होंने नहीं लिखा है वो नहीं बता पाएंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन, 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 फटाफट लिख लो भाई, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यस, ठीक है। अब मेरा तो क्या है, माइक्रोफोन ऑन ही रहता है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। आपको ऑन करने के लिए फिर पेन छोड़ के उधर लाना पड़ता है हाथ माइक्रोफोन के पास। ओके, यस, तो ये हो गया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये बहुत सिंपल सी बात है भाई। आयनाइजेशन का आइसोमेरिज्म का मतलब ये हो गया कि दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जब एक्वस सॉल्यूशन में उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सिंपल सी स्टोरी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जैसे एग्जांपल लिख दें, यस लिख लेते हैं, यस। ओके, देखना जरा और फिर आप बताना कि इनको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व करेंगे तो क्या ये डिफरेंट जो आपके हैं बी आर ले लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेंगे क्या? एक तो ये है और एक आपका कोबाल्ट का NH3, और यहाँ आपको SO4 दिया है और बाहर दिया है Cl। Cl क्या? Br। ओके, ये दोनों हैं ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर हैं। ठीक है, कैसे हैं भाई, कैसे हैं? क्योंकि ये जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे ना, इनको पानी में सॉल्यूशन बनाएंगे, वैसे ही डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, अलग अलग आयन ये देते हैं। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं कि जलीय विलयन में क्या देते हैं?
अलग अलग आयन देते हैं, प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग आयन देते हैं। अब क्यों देते हैं भाई, बहुत सिंपल सी बात है। इनमें जरा देख लो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर और बाहर एक लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है और इनमें कोई अंतर नहीं है। बी आर अंदर था, बी आर बाहर आ गया, यहाँ पर बी आर बाहर है सेकंड वाले में। नंबर 2 जो कंपाउंड है और नंबर 1 कंपाउंड बोल देते हैं इनको। नंबर 2 में देखो बी आर बाहर है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के, नंबर 1 में बी आर अंदर है, सल्फेट बाहर है, नंबर 2 में सल्फेट अंदर हो गया, बी आर बाहर आ गया। तो जाहिर सी बात है एक्वस सॉल्यूशन में इनका हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे पानी में, तो क्या क्या आयन देंगे ये बता सकते हो क्या आप मुझे? एक में सल्फेट आयन होगा और दूसरे में Br माइनस आयन होगा, और हाँ, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, ये तो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो होगी साथ में NH3 और ये 5 और ये Br और ये दिया इसने यहाँ पर 2+ और एक हो गया सल्फेट 2-। ठीक है, इधर इसने दिया CO NH3 का होल 5, ओके, होल 5 और SO4 रहेगा अंदर, और यहाँ पर है चार्ज प्लस और प्लस में आएगा Br माइनस। देख लो भाई, अलग अलग आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब वो तो आइसोमेरिज्म की कंडीशन है, आपको पता है आइसोमर तो वही होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन स्फीयर, बाहर वाले को आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं और जो स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इनमें एक आयन का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो आप एक आयन का एक्सचेंज करके डिफरेंट आयनाइजेशन आइसोमर हैं वो बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब किसी ने आपको कहा कि इसको प्रूव कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसकी रिएक्शन आप करवा सकते हैं BaCl2 से। BaCl2 सॉल्यूशन से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT। ये लो, ये किसका मिलेगा आपको? बेरियम सल्फेट का। इसमें आप Br आयन बाहर है, ये कैसे प्रोड्यूस करेंगे? इसके एक्वस कैसे प्रूव करेंगे? इसके एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे AgNO3 की। AgNO3 सॉल्यूशन की आप जैसे ही इसमें डालेंगे वैसे ही AgBr का क्रीम कलर का जो प्रेसिपिटेट है, क्रीम कलर्ड PPT, वो आ जाएगा। वो आते ही आपको पता चल जाएगा कि ये Br बाहर है इस कॉम्प्लेक्स में, और व्हाइट PPT बेरियम सल्फेट का आते ही पता लग जाएगा कि इसमें आपका सल्फेट बाहर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों जो आइसोमर है इनको पहचान भी सकते हो। ओके, तो आयनाइजेशन आइसोमर अलग अलग आयन प्रोड्यूस करते हैं। बनाओगे कैसे? आयंस का एक्सचेंज हो जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में। ठीक है, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है अंदर और बाहर में और बन जाते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। आगे चलें, आपने लिख लिया हो तो फटाफट बताओ जरा। यस सर। नंबर 2 इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नंबर 2 आपने लिंकेज लिखा होगा शायद, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब लिंकेज आइसोमेरिज्म में ज्यादा कुछ दम वाली बात नहीं है। लिंकेज आइसोमर कौन से लिगेंड देते हैं मैं बताता हूं, आप इनका नाम बताओगे। मैंने कुछ लिगेंड लिखे हैं, NO2 माइनस, SCN माइनस, CN माइनस, OCN माइनस। ये कौन से लिगेंड हैं भाई, बताना जरा, पहचानो इनको। एम्बिडेंटेट लिगेंड। ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है, ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म देते हैं। यानी कि इनमें डिफरेंट लिंकेज होता है। क्या होता है इनमें? डिफरेंट लिंकेज विद मेटल। मेटल के साथ डिफरेंट लिंकेज होता है इनमें। कैसे होता है अभी बात करते हैं, लेते हैं एग्जांपल। एक हमने लिखा कोबाल्ट का, वापस वही कॉम्प्लेक्स लिखते जाओ, आपका NH3 5 और हमने लिखा NO2। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है इस NO2 में, यस अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो चार्ज है वो तो लगा देते हैं 2+। इधर एक और लेते हैं, इसका आइसोमर लेते हैं, CO NH3 का ये 5 और यहाँ पर लेते हैं ONO लिया। ओके, और ये लो भाई, हो गया। ठीक है, यहाँ भी चार्ज है 2+। अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? यहाँ बेसिकली प्रॉब्लम हो गई, ये जो आपका NO2 वाला जो है इसका कलर है येलो। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है,
है ना। लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक का कलर येलो आ रहा है, एक का कलर रेड आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इनमें डिफरेंट लिंकेज है, इनमें लिंकेज ही डिफरेंट है। कैसे? यहाँ पर CO से बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, जो NO2 लिगेंड है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एक कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन एटम के थ्रू CO से बॉन्डेड है और दूसरे कॉम्प्लेक्स में वो ऑक्सीजन एटम के थ्रू मेटल से बॉन्डेड है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो किसका हो गया, लिंकेज का डिफरेंट हो गया। लिगेंड जो मेटल के साथ लिंकेज कर रहा है उसका डिफरेंट हो गया। एक में डोनर एटम नाइट्रोजन को यूज कर रहा है, एक में ऑक्सीजन को, जैसा कि एम्बिडेंटेड लिगेंड करते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं और वो एक बार में एक ही बॉन्ड बनाते हैं, है ना, और किसी को भी, कोई भी डोनर एटम को यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एम्बिडेंटेड और यूनिडेंटेड लिगेंड है। ओके, तो ये आपको पता चला, है ना। इसके आगे देखो, ये जो ONO वाला है ये एसिड से रिएक्शन करके तुरंत डिकम्पोज हो जाता है ना। एक तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई रेड, एक इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये इजीली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब तो समझते हो ना, डिकम्पोज, इजीली डिकम्पोज्ड बाय एसिड्स। ये लो, एसिड से रिएक्शन कराएंगे, डिकम्पोज हो जाता है। ये क्या होता है येलो वाला, ये आपका स्टेबल टू एसिड्स। ये लो, ये एसिड्स के साथ स्टेबल है। तो आपने देखा हुआ क्या, बेसिकली लिंकेज डिफरेंट होने की वजह से एम्बिडेंटेंट लिगेंड है, उसका लिंकेज डिफरेंट है मेटल के साथ, कलर भी चेंज हो गया, प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। तो ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम है, लेकिन बिकॉज डिफरेंस क्या है, केवल लिंकेज का डिफरेंस है, इसलिए एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर हो गए। क्या हो गए, लिंकेज आइसोमर हैं भाई एक दूसरे के। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जितने भी एम्बिडेंटेड लिगेंड हैं वो सभी इसी तरह की जो आइसोमरिज्म है उसको शो करते हैं। तो ये जो दोनों कंपाउंड हैं वो एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर हो गए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तीसरा नंबर बताना फटाफट। हाइड्रेट। हाइड्रेट, हाइड्रेट, ओके ओके, हाइड्रेट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाइड्रेट और सोलवेट भी बोलते हैं इसको, सोलवेट आइसोमेरिज्म। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। कैसे इंटरेस्टिंग है मैं बताता हूँ। आपने भी आयनाइजेशन आइसोमर देखा, आयनाइजेशन आइसोमर में कोऑर्डिनेशन एंटिटी और उसके जो बाहर वाला जो आयन था, ये अंदर वाले आयन के साथ एक्सचेंज हो रहा था ऐसे। ठीक है, कैसे, ऐसे। दूसरा आइसोमर क्या, X माइनस अंदर और Y माइनस बाहर। ये जो पेयर है ये आयनाइजेशन आइसोमर का है। इसमें एक आयन दूसरे आयन के साथ एक्सचेंज हो रहा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। हाइड्रेट बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, है ना। ये आपका क्या बोलते हैं, एक्सचेंज होने वाले जो लिगेंड्स है ना उसमें एक आपका H2O है। एक्सचेंज होने वाले लिगेंड्स में क्या है, एक H2O है। ठीक है, तो इस तरह से यदि एक H2O होगा एक्सचेंज होने वाले लिगेंड में, तो वो आपके होंगे क्या, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देखो कैसे, अब यहां पर इसी को हम लोग उसमें कन्वर्ट करें, इसमें आपके यस, इसको तो X माइनस ही रहने देते हैं, Y माइनस को H2O बना देते हैं, H2O, और इधर आ गया आपका H2O। ये लो, जब एक लिगेंड हो गया आपका H2O तो ये हो गए एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यानी कि बेसिकली ये है तो आयनाइजेशन आइसोमरी, लेकिन यहाँ पर एक आयन की जगह कौन सा एक्सचेंज होने वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया, आपका H2O हो गया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं, वही कोबाल्ट, वही CnH3 आप लेंगे, कितना 5, और यही यहाँ पर लिखेंगे H2O, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और ये बाहर लगा देते हैं Cl3, क्योंकि ओके ये हो गया। अब एक H2O अंदर बाहर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, CO, NH3 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, 5 है, और आपका Cl अब एक अंदर आ गया और 2 Cl बाहर हो गए और एक H2O बाहर है। ये लो, ये लो, बात समझ में आई कि नहीं आई, जरा बताना। तो अब आप देखो इनमें अंतर क्या है। इनमें अंतर है, एक तो वो तरीका है जो मैंने बताया, एक्सचेंज होने वाले जो आयंस होते हैं, है ना, उनमें दोनों आयन की जगह एक आयन के साथ कौन एक्सचेंज हो रहा है, आपका H2O मॉलिक्यूल। या तो इस तरह से बोल दो, या आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि यहाँ पर जो H2O है वो कोऑर्डिनेटेड H2O है, यानी कि कोबाल्ट का सीधा सीधा H2O एज एज लिगेंड काम कर रहा है ना ये, है ना। यहाँ पर एज लिगेंड काम नहीं कर रहा, यहाँ आपका H2O है क्रिस्टलाइजेशन वाटर, जो लिगेंड ये काम नहीं कर रहा, लेकिन क्या है,
क्रिस्टलाइजेशन वाटर का काम कर रहा है, H2O एज क्रिस्टलाइजेशन वाटर। बात समझ में आ गई? तो जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन नंबर ऑफ H2O, है ना, नंबर ऑफ H2O जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं उनमें डिफरेंस हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेट या सोलवेट। तो एक टाइप की आइसोमेरिज्म को कई तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप एक्सचेंज वाले मेथड से बता दो, या बता दो कि H2O का नंबर है डिफरेंट है, जो कोऑर्डिनेटेड H2O है उनका नंबर डिफरेंट है। तो कोऑर्डिनेटेड H2O नंबर इसमें तो 1 है, इसमें कोऑर्डिनेटेड H2O 0, ठीक है। तो इस तरह से, और जो आपके वर्नर ने बनाए थे वो सारे कोऑर्डिनेटेड आइसोमर थे, कोऑर्डिनेशन ये सोलवेट आइसोमर थे, आपको याद आया? वर्नर की तरह जो बनाए, वर्नर की तरह भी हम लोग कर सकते हैं ना इसको, मतलब इसके काफी सारे एग्जांपल सेटल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से ये आप एग्जांपल सेटल कर सकते हो सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के, ठीक है। 4 नंबर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में ज्यादा कुछ नहीं है भाई, ये तब होता है जब दोनों ही आपके बोथ पॉजिटिव, कैटायन लिख देते हैं इसको, बोथ कैटायन एंड एनायन, आपका एनायन आर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये लो, ये तब होती है, ये आइसोमेरिज्म कब होती है? जब दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, यानी कि आपकी स्ट्रक्चर इस तरह की हो, ये प्लस है ना, और ये हो माइनस। ये लो, इस तरह का आपका कोऑर्डिनेशन सोल्व हो, तब इस तरह की आइसोमेरिज्म आती है। कैसे आती है मैं बताता हूं। ये आती है बाय एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, बाय एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता है किन में बिटवीन बोथ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये लो, दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, उनमें लिगेंड का एक्सचेंज हो जाने से दूसरा आइसोमर बन जाता है, उनको आपस में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। ये ज्यादा कुछ नहीं है, इजी से टॉपिक है। एग्जांपल हम लोग फटाफट ले लेते हैं। एक हमने लिया Cr NH3 6 और CO आपका यहां पर ले लेते हैं हम लोग Cn ले लेते हैं। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, नंबर 1। अब नंबर 2 में हम क्या करेंगे? लिगेंड एक्सचेंज कर देंगे। Cr के साथ NH3 है, अब हम ले लेंगे CO के साथ NH3। तो जैसे ही हम CO के साथ NH3 ले लेंगे, वैसे ही कोबाल्ट वाली जो यूनिट है वो पहले लिखी जाएगी, क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आई ना आपको? अब ये पॉजिटिव हो गया। Cr वाली जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो बाद में लिखी जाएगी, क्योंकि Cr वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी अब निगेटिव हो गई, ठीक है, ओके। और लिखने का तरीका आपको पता ही है, पहले पॉजिटिव लिखते हैं बाद में नेगेटिव। ये हो गया, ये आपका 2 नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो देख लो, दोनों कंपाउंड्स में कैटायन एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, लिगेंड को हमने कंप्लीटली एक्सचेंज कर दिया, तो ये बन गए आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कौन? 1 और 2 कौन से हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। अब कोई किसी ने ये पूछ लिया अचानक से कि सर ये तो बात सही है, लेकिन क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है इनका? कौन सा? जरा देखना मैं क्या बना रहा हूं। Cr NH3 मैंने कर दिया 4 और ले लिया Cn2, ठीक है। और दूसरी यूनिट मैंने बनाई CO NH3 2 और Cn ले लिया मैंने, कितना भाई, कितना? 4। अब बताओ, ये जो 3 नंबर मैंने बनाया है, ये क्या कोऑर्डिनेशन आइसोमर है क्या उनके साथ? जरा बताओ ना, बताओ। 1 और 2 का कोऑर्डिनेशन आइसोमर है क्या? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। बता सकते हो क्या? बता भी दो। नहीं सर, क्योंकि NH3 4 हो रहे हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे कोऑर्डिनेशन चेंज हो स्क्वायर जाएगा? कैसे चेंज हो जाएगा? टोटल नंबर देख लो। Cr कितना है? 1। CO कितना है? CO कितना है? 1, ठीक है। NH3 कितने हैं? 6। Cn कितने हैं? 6। देख लो, टोटल नंबर सेम है तीनों में, 1 2 3 में। देख लो कहाँ दिक्कत है। मैं 1 2 3 की बात कर रहा हूं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर हुए क्या एक दूसरे के? जरा बताना।
नहीं पता चलेगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा सर, सेम है सर। हाँ, भी ये होगा सर। ये जो थर्ड है ये भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, इसमें कोई Yes, sir. प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और इस तरह से ये जो 1 नंबर है ना, 1 नंबर, इसका आपने 2 नंबर बनाया लिगेंड एक्सचेंज करके, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। जो थर्ड बना रहे हो वो भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। और अब आपको हिंट मिल गया होगा कि ऐसे तो और भी बना इसमें सकते तो हैं, मल्टीपल बन सकते हैं सर। मल्टीपल बन सकते हैं। इसलिए ये जो फॉर्मूला है जिसमें जिसमें दोनों मेटल डिफरेंट हैं, आपने लिखा है, देखना जरा, Cr NH3 6 और आपने लिखा है COCN6। इसमें इस तरह के जिनमें दोनों मेटल डिफरेंट है, आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन सकते हैं 6 आइसोमर बन सकते हैं। यदि आप इसमें मेटल सेम ले लोगे, कोबाल्ट NH3, चाहे आप बना करके देख लेना, इसका 6 और इसका कोबाल्ट CN6, इसका 3 आइसोमर बन सकता है, 3 कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसी तरह से यदि आप टेट्राहेड्रल लोगे, PT NH3 4 और लोगे आप PdCl4, इसके 4 कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन सकते हैं। बात को समझो, ठीक है। तो जैसे मैंने बनाया ये तीसरा, जैसे मैंने बनाया ना 1 से 2, 2 से 3rd, यानी कि अब 4th भी बना सकते हो। 4th में क्या करोगे, जो NH3 है, अभी मैंने इनका नंबर 4 2 रखा है, 3 3 रख दो, है ना। क्रोमियम के साथ 3, कोबाल्ट के साथ 3, फिर आप रख दो NH3 का नंबर, क्रोमियम के साथ 2, कोबाल्ट के साथ 4, ठीक है। फिर रख दो इसके साथ, क्रोमियम के साथ 1, कोबाल्ट के साथ 5। तो इस तरह से आप जैसे टोटल बनाओगे ना, तो वो बन जाएंगे आपके कितने आइसोमर, 6 आइसोमर। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन आइसोमर एक से ज्यादा हो सकते हैं। कुछ फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे और आ जाते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर पे। हेडिंग लगा लो, नंबर 5 है क्या, ये 5 तो है। फटाफट चलो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इजी है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। कौन से होते हैं भाई कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, जिनमें ब्रीजिंग लिगेंड होते हैं। जिनमें क्या होता है, ब्रीजिंग लिगेंड वाले जो एग्जांपल होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर हैं। किस तरह से हैं जरा देख लो, मैं बनाता हूँ। यस यस यस, यही से बनाते हैं ताकि आगे हमें मिल जाएगी जगह। NH3 4 कोबाल्ट, और इसके साथ हम ब्रीजिंग लिगेंड जोड़ देते हैं एक NH2 और एक हम लोग जोड़ देते हैं O2, ठीक है। और ये आपका हो गया कोबाल्ट, और इधर लगा देते हैं NH3 2Cl2, ठीक है। इसको हमने कर दिया पैक, और ये इसको कर दिया हमने 2+। ओके, ये एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अब हम क्या करेंगे, इनके जो लिगेंड है ना, इनको इधर उधर कर देंगे, तो ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर बन जाएगा। कैसे, देखना जरा, ये 1 नंबर हो गया, और 2 नंबर कैसे बनाएंगे भाई। मेरे पास कोई रास्ता है क्या, होना तो चाहिए, क्योंकि ये पीसी मेरे हाथ में है। जब तक पीसी मेरे हाथ में है तब तक आई हैव एवरीथिंग। देखते हैं, आप भी देखिए, आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन मैंने अपनी ट्रिक निकाल ली है। हाँ, ये O2 परोक्सो है ना। हाँ, ये परोक्सो है, ठीक है। अब देखना जरा, ये मैंने 2 बना दिया है। और मैंने 2 कैसे बनाया, बहुत इजी सी बात है। ये इसको मैंने कर दिया यहाँ पर, इसको यहाँ पर मैंने एक Cl को यहाँ भेज दिया, इसको कर दिया 3, ठीक है। ये दोबारा बनाना पड़ेगा, Cl और NH3 को मैंने कर दिया 3, ओके, ठीक है। और इधर मैंने, अब इधर क्या करना पड़ेगा, Cl कितना करना पड़ेगा, NH3 को कर दिया मैंने 2 और Cl कर दिया 2, सही बात है क्या, नहीं। 1 इधर गया ना 1। हाँ, तो NH3 कितने करने पड़ेंगे, 3 दोनों करने पड़ेंगे ना। तरफ 3 1 हो जाएगा ना। ठीक है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर हैं। कैसे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर हैं, है ना। ये जो आपके स्पेशली इस तरह के जो आइसोमर होते हैं, कौन से, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज,
पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में जो आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है वो तो हो नहीं सकती, क्योंकि वहां तो आपको दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी चाहिए, है ना। लेकिन ये उसी तरह की आइसोमेरिज्म है। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ भी हो वही रहा है जो आपने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में किया था। जब दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी डिफरेंट है उनमें आपने लिगेंड का एक्सचेंज किया था, यहाँ भी वही है, आप लिगेंड का एक्सचेंज कर दो और भी बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कौन से लिगेंड में है? पॉलीन्यूक्लियर लिगेंड, जहां पर होते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। सॉरी, कौन से कॉम्प्लेक्सेस दिखाते हैं ये? पॉलीन्यूक्लियर, यानी कि जिनमें एक से ज्यादा मेटल एटम हो और एक ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, उनमें ये आइसोमेरिज्म होती है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लिगेंड का एक्सचेंज करते हैं, जो ब्रिजिंग लिगेंड से जुड़े हुए मेटल होते हैं उनके साथ लिगेंड का एक्सचेंज होता है ना, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, अगला लेते हैं 6 नंबर, बताना भाई कौन सा है। अब ज्यादा इजी से ही है, ज्यादा नहीं। लिगेंड है क्या? यस सर। अब लिगेंड आइसोमेरिज्म देखो बहुत सिंपल है। एक तो लिगेंड में लिखता हूं, है ना। लिगेंड का आइसोमेरिज्म तब होता है जब खुद लिगेंड ही आइसोमेरिज्म शोज कर रहा, आइसोमेरिज्म दिखा रहा हो। व्हेन लिगेंड शोज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये लो, लिगेंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाता है कैसे? एक हमारे पास लिगेंड है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो है CH3 CH और CH2। एक तो ये है, ठीक है तो सही, यहाँ पर NH2 आएगा। एक आप समझ गए होंगे अब क्या है, एक आपका ये है। ये जरा देख लो, ये लिगेंड एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है, जरा देख लो, है क्या? है ना, लिगेंड एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं क्या, जरा बताना। यस सर। तो ये हाँ, लिगेंड सर है। खुद ही क्या कर रहे हैं, आपके जो हैं ये वो आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इनको, नाम याद है क्या, आपने किए हैं क्या, ये बताना जरा। सर TN PN थे। PN किसको बोलते हैं, PN किसको बोलते हैं, जरा बताइए। टीएन तो ये सेकंड है। PN ये first है। सेकंड है, क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं ट्राई मिथाइल, इसको बोलते हैं आपका ट्राई मिथाइलिन और डाइएमिन। ये आपका ट्राई मिथाइलिन डाइएमिन है, इसको बोलते हैं TN। और इसको क्या बोलते हैं? PN। क्यों बोलते हैं भाई इसको PN, जरा बताना, क्या नाम है इसका? पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? इसका क्या नाम है? प्रोपाइलिन। हाँ, प्रोपाइलिन डाइएमिन। ठीक है, प्रोपाइलिन डाइएमिन, फटाफट आप लिख लो, इसको बोलते हैं PN। तो ये लिगेंड ही डिफरेंट आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लो जरा कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं। हमने लिया CO के साथ हमने लगा दिया PN3 3+, इधर हमने लिया वापस CO कोबाल्ट और उसके लगा दिया TN3, मतलब 3 TN लिगेंड है और ये 3+। तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के लिगेंड आइसोमेरिज्म, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, लिगेंड आइसोमर। क्यों? क्योंकि इनमें लिगेंड अपनी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये 6 टाइप हो गए, मेरे ख्याल से ये काफी हैं। वहां कितने हैं, वहां कितने हैं? लिगेंड के आगे आपका पॉलीमराइजेशन। देखो, पॉलीमराइजेशन एक्चुअल आइसोमरिज्म नहीं है, इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है। मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल आइसोमरिज्म नहीं है पॉलीमराइजेशन आइसोमर। 7 नंबर भी लगा लो भाई, इसको क्यों छोड़ना फिर। पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। अब पॉलीमराइजेशन क्या होती है, सबसे पहले लिख लो, नो एक्चुअल आइसोमेरिज्म। ये एक्चुअल आइसोमेरिज्म नहीं है, रियल आइसोमेरिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है आइसोमर्स का, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ फटाफट, PTNH3Cl2 ये हो गया, ये 1 नंबर कॉम्प्लेक्स है। 2 नंबर बताता हूँ, PTNH3 4, ठीक है, और PTCl4। ठीक है, अब इनमें क्या क्या है, इनमें इन दोनों में सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। ये लो, इनका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है। इंपेरिकल फॉर्मूले को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं क्या?
बताना जरा। हाँ सर। हाँ, तो इनका मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। और इनका डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला। ये लो, मोलिकुलर फॉर्मूला ये इनका। सारे सर डिफरेंट है तो आइसोमर कैसे होगा? हाँ, इसीलिए तो हो गया ना, इसीलिए तो। लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं इनको, पॉलीमराइजेशन आइसोमर बोलते हैं, कि जो नंबर 2 है वो नंबर 1 का पॉलीमर है। देख लो आप चाहिए तो, नंबर 2 जो है वो नंबर 1 का पॉलीमर है। तो इन दोनों के रिलेशन को कह दिया कि इन दोनों के बीच में पॉलीमराइजेशन आइसोमर है। लेकिन यहाँ पर बेसिक जो कंडीशन है ना आइसोमर होने की, मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है, वो बेसिक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। आइसोमर आप जानते हो मोलिकुलर फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, इसलिए ये आइसोमेरिज्म का एक्चुअल टाइप नहीं है। दिस इज नॉट एक्चुअल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ओके। लेकिन हमें ये पता रहे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। हाँ बताओ। हम इसको सिंपल रेशियो सेम होता है इनका, वैसे भी निकाल सकते हैं, सिंपल रेशियो हाँ, सेम आएगा इनका। सिंपल रेशियो सेम आएगा, सिंपल रेशियो तो सेम आएगा, क्योंकि देखो इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते किसको है, बताओ जरा। इंपेरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं? रेशियो मेन रेशियो सेम ही रहेगा। मेन रेशियो सेम रहेगा। तो यहाँ पर रेशियो सेम है, पीटी का, NH3 का और Cl का, है ना। इनका रेशियो क्या है, वो रेशियो सेम रहेगा यहाँ पर। तो रेशियो क्या है, 1:2:2:2। ये रेशियो है ना तीनों का आपस में। तो यही तो इंपेरिकल फॉर्मूला है ना। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होता, हमेशा ध्यान रखिए, जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है ना एलिमेंट्स का, एटम्स का, वो ही इंपेरिकल फॉर्मूला है। और जो एक्चुअल रेशियो होता है वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बताता है कि हकीकत में कितने एटम्स हैं, Cl कितने हैं, N कितने हैं, H कितने हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और इंपेरिकल फॉर्मूला आपका उनके बीच में होल नंबर रेशियो होता है ये, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो जिसको बोलते हैं, यही इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो ये बात आपकी एकदम सही है कि इनमें सिंपलेस्ट रेशियो, जो सिंपल रेशियो होता है वो क्या होता है, सिंपल रेशियो ऑफ लिगेंड्स, है ना। ये क्या होता है, सेम होता है। तो आपके जो नंबर 1 और नंबर 2 में है, इनमें सिंपल रेशियो सेम है, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है। बात आपको समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके।